हेलो पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई थी, ठीक है। और वहाँ के लोगों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। किसके द्वारा? वहाँ की नेशनल पार्टी द्वारा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि वहाँ के जो नागरिक होते हैं उन्हें 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाता है, 4 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। और सबसे पहले क्या होते हैं? गोरे, श्वेत, काले, अश्वेत, मिश्रित रंग, ठीक है, और एशियन। इन 4 श्रेणियों में उन्हें विभक्त कर दिया जाता है। और जो गोरे होते हैं, मतलब जो श्वेत लोग होते हैं, उनकी बहुमत वहाँ पर ज़्यादा होती भी नहीं है। फिर भी उसके बावजूद क्या होता है कि वे शासक बन बैठते हैं वहाँ के, ठीक है। और वहाँ की नेशनल पार्टी के रूप में उनका उदय होता है। और वे क्या करते हैं? वहाँ के कानूनों के साथ भेदभाव करते हैं, मतलब अलग अलग श्रेणियों में लोगों को बांटकर उनके साथ कानूनों के साथ भी भेदभाव होता है। उन्हें अलग निवास दिया जाता है, अपने से दूर, मतलब जहाँ श्वेत लोग रहते थे उससे काफ़ी दूर जितने भी बाकी लोग थे, बाकी श्रेणियाँ थे, उन्हें अलग निवास दिया जाता है, ठीक है। इसे ही रंग भेद की नीति कहते हैं, मतलब रंग के आधार पर लोगों को विभाजित कर देना। इसे हम रंग भेद की नीति कहते हैं। और इसके विरुद्ध जो सबसे फेमस, जिसने इसके विरुद्ध जो विरोध किया रंग भेद की नीति का, वो थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी साल वो जेल में भी रहे, लेकिन आखिरकार क्या होता है कि इस रंग भेद की नीति को समाप्त करने में वो आखिरकार सफल हो जाते हैं। और अपार्थाइड इसे भी कहते हैं, रंग भेद की नीति को हम क्या कहते हैं? अपार्थाइड भी कहते हैं। और उसका अर्थ क्या होता है? अलहदापन, मतलब अलग, मतलब पृथक, ठीक है। और रंगों के आधार पर वहाँ के लोगों को बांटा जाता है, जिसे रंग भेद की नीति कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रंग भेद का आखिर अर्थ क्या है? सरल रूप से वर्ण पृथक्करण की नीति, मतलब वहाँ के लोगों को कलर के आधार पर, रंग के आधार पर वहाँ के लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है, ठीक है। और ये 2 अंग्रेज़ी शब्द, जैसे जहाँ हम लोगों ने पढ़ा अपार्थाइड जिसे कहते हैं, अपार्ट प्लस हुड, 2 शब्द मिलकर अपार्थाइड शब्द बनती है, ठीक है। और आखिर रंग भेद और नस्लवाद इसी तरह से दोनों सेम ही हैं। नस्लवाद ऐसी धारणा है जिसमें यह माना गया है कि मनुष्यों को कुछ विशिष्ट नस्लें अन्य की तुलना में बेहतर होती है। तो ऐसा नस्लवाद जब की नीति अपनाई जाती है तो उसमें भी ये धारणा रहती है कि जो अलग अलग नस्ल हैं, ठीक है, जितनी भी नस्लें हैं वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है, ऐसा माना जाता है। और कुछ नस्लें जो है विशिष्ट है और कुछ जो है वो कम है उनसे, उनकी तुलना में, ठीक है। तो इसे ही नस्लवाद की नीति कहते हैं। और उसी तरह रंग भेद की भी नीति है कि रंगों के आधार पर लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब विभाजित कर दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका श्वेत सरकार द्वारा लागू की गई रंग भेद की नीति नस्लवाद की पराकाष्ठा थी। तो जिस तरह से नस्लवाद की नीति मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से ये धारणा रहती है कि कुछ नस्लें जो है वो अच्छी है और कुछ जो है उससे उसकी तुलना में काफ़ी कम है, तो इसी तरह से रंग भेद की नीति में भी क्या होता है कि वहाँ की सरकार, जो श्वेत सरकार होती है, बहुमत ना होने के बावजूद जो वहाँ की वो अपनी शासन की बागडोर अपने हाथों में उन्होंने ले लिया था। उन्होंने क्या किया कि रंग भेद की नीति नस्लवाद की पराकाष्ठा थी। और वो दोनों पृथक नहीं थी, सेम ही थी लगभग, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जब विश्व स्तर पर ज़ोर शोर से उपनिवेश मुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, तो इसकी शुरुआत कब होती है? जब विश्व स्तर पर ज़ोर शोर से उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया चल रही होती है। और इस रंग भेद की नीति की शुरुआत कब होती है? इसका डेट क्या है? 1948 में इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा की जाती है? दक्षिण अफ्रीका के नेशनल पार्टी द्वारा, जो कि श्वेत लोग होते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले निवासियों को राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नस्लीय, श्वेत, अश्वेत आदि वर्गों में विभाजित करते हुए नवीन नीति का प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से कि वहाँ के जो नेशनल पार्टी होती है वो लोगों को, वहाँ के निवासियों को राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नस्लीय, श्वेत, अश्वेत वर्गों में विभाजित कर देती है और अपनी नवीन नीति का प्रारंभ करती है, जिसे हम रंग भेद की नीति कहते हैं।
अब अपेरिथाइड का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है अलगाव, मतलब पृथकता। और आगे चलकर इसे दो भागों में भी विभाजित किया गया। सबसे फर्स्ट था ग्रैंड और दूसरा था पेटी। रंग भेद नीति के तहत निम्न कदम उठाए गए। तो इस रंग भेद की नीति जो अपनाई गई नेशनल पार्टी द्वारा, उसके द्वारा कई कदम भी उठाए गए। तो वो क्या थे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला था अश्वेतों एवं श्वेत लोगों के बीच विवाह एवं लैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध। तो अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच विवाह नहीं हो सकता था, ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके कारण क्या थे? इसका मुख्य उद्देश्य श्वेत लोगों की रक्त की शुद्धता को बनाए रखना था। तो श्वेत लोग क्या चाहते थे कि अश्वेत लोगों से उनका कोई भी संबंध ना रहे, ना ही उनसे कोई विवाह संबंध रहे, ना ही लैंगिक संबंध रहे। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि जो श्वेतों का रक्त है उसकी शुद्धता को बरकरार रखा जाए। दूसरा, प्रत्येक अश्वेत व्यक्ति को पास जारी किया गया था। तो प्रत्येक अश्वेत व्यक्ति जो थे या फिर बाकी जितनी भी श्रेणियां थी, श्वेत से जो बाकी अलग श्रेणियां थी, उन्हें एक पास भी प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि बिना पास के वे अश्वेत लोगों को श्वेत लोगों के क्षेत्रों में आने जाने की मनाही थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से निवास करने की प्रणाली अपनाई गई थी, किस तरह से अश्वेत लोगों को एक पास दिया गया था और उसके आधार पर ही वे लोग श्वेतों के क्षेत्रों में आना जाना कर सकते थे, ठीक है। इसके आधार पर ही, बिना पास के वे उनके क्षेत्रों में नहीं जा सकते थे, ठीक है। अश्वेत लोगों को श्रमिक यूनियन बनाने का अधिकार ना था। मतलब अश्वेत लोग जो थे अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे श्रमिक यूनियन नहीं बनाने दिया जाता था। इसका मतलब है वो अगर उनके साथ कोई अत्याचार होता है वहाँ, जैसे किसी कार्यस्थल में उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्हें श्रमिक यूनियन बनाने का ही अधिकार नहीं था। तो कैसे किसी अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो रहे थे या फिर वेतन कम मिल रहे थे या फिर कुछ भी ऐसा, तो वो हड़ताल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें ये अधिकार नहीं दिया गया था। अश्वेत लोगों को आवासीय क्षेत्र श्वेत लोगों के आवासीय क्षेत्र से दूर बनाया गया था। तो अश्वेत लोगों के जितने भी क्षेत्र थे, मतलब निवास स्थल जो थे, वो श्वेत लोगों के आवासीय क्षेत्र से काफ़ी दूर बनाए गए थे, क्योंकि पूर्ण रूप से पृथक्करण जारी किया जा सके। तो इस तरह से पृथक्करण की जो एक नीति अपनाई गई थी उसे जारी रखने के लिए उन्हें एक पृथक क्षेत्र दिया गया था, और जो श्वेत लोग जहाँ पर रहते थे उससे काफ़ी दूर ये क्षेत्र उनके लिए बनाए गए थे। अब इसके ये जो इतने सारे भेदभाव हो रहे थे उसके चलते तो प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक ही थी। तो प्रतिक्रिया क्या हुई ये हम देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम प्रयास अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया और इसके नेतृत्व करता कौन थे? अल्बर्ट भुवुली, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और 1952 ईस्वी में अफ्रीकियों द्वारा रंग भेद नीति कानून का उल्लंघन किया गया, जिसमें अश्वेत लोगों ने श्वेत लोगों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया। 1952 में क्या होता है कि उनके जो सब्र का बांध था वो टूट जाता है। अब जो अश्वेत लोग होते हैं वो भी श्वेत लोगों के जो क्षेत्र उन्हें अधिकृत किए गए थे कि ये क्षेत्र आपका है, मतलब श्वेत लोगों का क्षेत्र आपका है, और जो अश्वेत लोग हैं वो बिना पास के वहाँ पे आना जाना नहीं कर सकते। लेकिन इस कानून का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? अश्वेत लोगों द्वारा, और वो लोग उनके आरक्षित क्षेत्रों में आना जाना शुरू कर देते हैं। 1955 ईस्वी में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने एशियाई एवं मिश्रित समूहों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया। तो 1955 ईस्वी में क्या होता है कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो होती है उन्होंने एशिया एवं मिश्रित समूहों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया, क्योंकि ये भी श्रेणियां जो थी रंग भेद की नीति का भेदभाव को झेल रही थी। तो इसके बाद क्या होता है कि गठबंधन करती हैं और एक अधिकार पत्र की घोषणा करते हैं, जिसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार की वे उसकी मांग करते हैं कि हमें भी समानता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, समान कार्य हेतु समान वेतन
आदि मांगे उठाई जाती हैं। तो इस तरह से निःशुल्क जो शिक्षा है, ठीक है, उसके लिए हमें भी उसके लिए समान रूप से अवसर मिलने चाहिए, समान रूप से कार्य हेतु भी हमें समान वेतन मिलने चाहिए, हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में और ना ही कार्यस्थल के क्षेत्र में हमारी जो मांगे हैं उसे पूरी करनी चाहिए, हमें भेदभाव नहीं झेलना है। इस तरह से उनकी प्रतिक्रिया होती है। 1960 ईस्वी में शर्पविले कस्बे के निकट ANC के नेतृत्व में रंग भेद के विरुद्ध प्रदर्शन किया जाता है। तो इस तरह से 1960 ईस्वी में क्या होता है कि शर्पविले कस्बे के निकट ANC के जो नेतृत्व होती है, वहाँ की एक पार्टी होती है ANC के नेतृत्व में, रंग भेद के विरुद्ध में वहाँ प्रदर्शन किया जाता है, कई रैलियाँ निकाली जाती है, प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें नेल्सन मंडेला जो होते हैं उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। नेल्सन मंडेला जो थे वो इसके विरुद्ध, रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने काफ़ी संघर्ष किए थे, कई साल वो जेल में भी रहे थे और इन्हें ही इस रंग भेद की नीति का एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता कहा जाता है, ठीक है। बाहर के देशों व संगठनों ने, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जिस तरह से रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी उसके बारे में बाकी देशों को और कई संगठनों को भी इसके बारे में पता चलता है और वे इसकी निंदा करते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के समूह जो होती है वो महत्वपूर्ण काफ़ी भूमिका निभाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसके ऊपर एक कदम उठाती है रंग भेद की नीति के खिलाफ कि वे उन्हें आर्थिक बहिष्कार करने के लिए बाकी देशों को कहती है कि वे उनका आर्थिक बहिष्कार करें। एक टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों से भी दक्षिण अफ्रीका को बाहर किया जा चुका है, क्योंकि रंग भेद की नीति के कारण ही, क्योंकि वे रंग भेद की नीति और भेदभाव का वो प्रसार करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों से भी बाहर किया जा चुका है। 1979 ईस्वी में बनी थी PW बोया की सरकार ने रंग भेद नीति को ढील देना प्रारंभ किया। तो इतनी सारी प्रतिक्रिया जब हो रही थी तो 1979 ईस्वी में क्या होता है कि जब PW बोया की सरकार बनती है तो वो रंग भेद की नीति जो नेशनल पार्टी द्वारा बनाई गई थी उस पर थोड़ी ढील करती है, क्योंकि प्रतिक्रिया स्वरूप वो जो देख रहे थे काफ़ी प्रतिक्रिया हो रही है और इससे दक्षिण अफ्रीका जो है वो उसकी काफ़ी निंदा की जा रही है बाकी देशों द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने ढील देना प्रारंभ कर दिया। आंदोलन का अंत और उसके बाद उसके क्या परिणाम हुए वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्रीनिथ पास कानून का अंत किया जाता है। तो ग्रीनिथ जो पास के द्वारा आना जाना था उनके क्षेत्रों में, श्वेत क्षेत्रों और अश्वेत क्षेत्रों में, ठीक है, तो इस तरह से इस कानून का भी अंत हो जाता है और श्वेत व अश्वेतों के बीच विवाह की अनुमति भी दी जाती है। जिस तरह से हमने देखा कि उन्हें विवाह करने पर श्वेत को श्वेतों द्वारा विवाह करने पर प्रतिबंध था, वो भी कानून को हटा दिया जाता है और वो विवाह कर सकते थे, उसकी अनुमति उन्हें प्रदान कर दी जाती है। और अश्वेत लोगों को श्रमिक यूनियन बनाने तथा हड़ताल पर जाने का अधिकार भी दे दिया जाता है। तो श्रमिक यूनियन बनाने का भी अधिकार वहाँ के अश्वेत लोगों को दे दिया जाता है और वो हड़ताल पर भी अब जा सकते थे, ठीक है। अश्वेत लोगों को नगर पालिका के चुनाव में मत देने का तथा प्रतिनिधि खड़ा करने का अधिकार भी दे दिया जाता है। तो ये उनकी काफ़ी बड़ी सफलता थी, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव में भी उन्हें मत देने का अधिकार मिल गया था, किसे, अश्वेतों को, ठीक है, बाकी जो श्रेणियाँ थी, और प्रतिनिधि खड़ा करने का भी उन्हें अधिकार मिल चुका था। इनकी सर्वप्रमुख मांग विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के अधिकार की मांग पर विचार का आश्वासन दिया गया। और आगे चलकर क्या होता है कि विधानमंडल में अपनी प्रतिनिधि को वहाँ पर खड़े करने का अधिकार, मांग पर विचार करने का भी आश्वासन अश्वेत लोगों को दिया जाता है। 1980 के दशक में WD क्लार्क जब राष्ट्रपति बने तो इन्होंने रंग भेद की नीति पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की। 1980 के दशक में क्या होता है कि जब WD क्लार्क की सरकार बनती है, जब वे राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने क्या किया कि रंग भेद नीति को
पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो इस तरह से इसकी घोषणा की जाती है कि रंग भेद नीति का अब समापन हो रहा है। ठीक है, किनके द्वारा? W.D. क्लार्क द्वारा, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे 1980 के दशक में। 1990 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो नेल्सन मंडेला, जिन्होंने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी इस रंग भेद की नीति के खिलाफ, ठीक है, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, काफ़ी साल वे जेल में भी रहे, उन्हें भी 1990 में क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर लोकतांत्रिक चुनाव कराने की घोषणा की गई। तो एक व्यक्ति एक वोट मतलब बाकी सारे लोगों को, मतलब श्वेत, अश्वेत या फिर एशिया या फिर कोई भी श्रेणी के लोग हैं, वो अब उन्हें वोट करने का अधिकार भी दे दिया गया, ताकि लोकतांत्रिक चुनाव की घोषणा कर दी जाती है और उसमें वे वोट देने के लिए भी उन्हें अनुमति दे दी जाती है। 1994 में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। तो 1994 में क्या होता है कि प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव होता है और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के राष्ट्रपति सबसे पहले अश्वेत, ठीक है, अश्वेत सबसे पहले राष्ट्रपति कौन चुने जाते हैं? नेल्सन मंडेला, जिनकी सक्रिय भागीदारी थी रंगभेद की नीति को समाप्त करने में। नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। तो इस तरह से 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया जाता है। और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति की समाप्ति ने विश्व इतिहास में एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति जो होती है उसकी समाप्ति होती है और कई संघर्षों द्वारा, कई प्रतिक्रियाओं द्वारा इसे आखिरकार समाप्त करना ही होता है, क्योंकि भेदभाव की नीति कब तक चल सकती थी? क्योंकि वहाँ के श्वेत जो लोग थे उनकी बहुमत कम थी, लेकिन फिर भी वे शासक बन बैठे थे, लेकिन बाकी जो 3 श्रेणियाँ थी वो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हो रही थी। और नेल्सन मंडेला के कारण भी ये जो रंगभेद की नीति है उसका समापन होता है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि आगे चलकर वे भी सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है रंगभेद नीति की समाप्ति का समापन करके। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।